ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भाई बहन नामक कहानी का सारांश पढ़ेंगे और इसका कवि परिचय। यह कहानी सन 1908 में लिखी गई थी और इसकी लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष इनका असली नाम है, लेकिन यह कहानी उन्होंने छद्म नाम से लिखी थी और वह नाम था बंग महिला। छद्म नाम से लिखने का कारण यह था कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी ने लोगों में यह भावना भरी कि वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और अंग्रेज़ों का व्यापार देश में धीरे धीरे कम होता जाएगा। जिस लेखिका की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर यह कहानी लिखी थी। इनका हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। जिसे हम बंग महिला के नाम से जानते हैं, इनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। इनका जन्म कलकत्ता के चंद्रनगर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पति का नाम पूर्णचंद था। इनके पति के मृत्यु के बाद यह बनारस में ही रहना पसंद किया इन्होंने और ये मिर्ज़ापुर के प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में इनका विवाह हुआ था और वहीं पे बनारस के ही मिर्ज़ापुर में जब वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संपर्क में आई, जो कि उस समय के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, तब से इन्होंने साहित्य लेखन का कार्य शुरू किया और अंग्रेज़ों के दमन चक्र से बचने के लिए इन्होंने छद्म नाम बंग महिला के नाम से लिखना शुरू किया। इनकी पहली कहानी दुलाई वाली मानी जाती है, जो कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी कही जाती है। अब मैं इनकी लिखी हुई जिस कहानी की चर्चा करने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है भाई बहन। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि इस कहानी के मुख्य पात्र या इस कहानी के मुख्य में भाई बहन हैं। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि बनारस के नाटी इमली स्थान पर भरत मिलाप का आयोजन किया गया है, जो हर एक वर्ष होता है और वहीं पर इस मौके पर मेला भी लगता है। उसी मेले को देखने के लिए बाबू जयराम अपने बेटे और बेटी के साथ जा रहे हैं। बेटे का नाम साहब है और बेटी का नाम सुंदर है, जिसे प्यार से लोग सुंदरिया कहकर पुकारते हैं। साहब का रंग बहुत गोरा है, इसलिए उसे लोग साहब कहकर पुकारते हैं। सुंदरिया के पास यहाँ जब वो लोग घूमने जा रहे हैं तो बच्चे आपस में बात करते हैं, तो सुंदरिया अपने भाई को बताती है कि उसके पास केवल एक आने हैं। यहाँ आने का अर्थ मैं आपको समझाती हूँ कि जिस समय यह कहानी लिखी गई थी, यानी 1908 में, उस समय एक आने की कीमत होती थी 4 पैसे। उस समय 1 रुपये में 100 पैसे नहीं होते थे। उस समय 1 रुपये में 64 पैसे होते थे। तो सुंदरिया के पास केवल एक आने हैं और मेले में जितनी चीज़ें दिख रही हैं वो उन सब को खरीदना चाहती है, लेकिन साहब को पता है कि वह इतने पैसे में यह सब नहीं खरीद सकती। इसके विपरीत साहब के पास सुंदर से ज़्यादा पैसे हैं और वह उसे बताता है
कि वह अपनी पसंद की सारी चीज़ें खरीद सकेगा। यहाँ पे हम एक बहुत ही सुंदर बाल मनोभाव देख सकते हैं कि भाई बहन एक दूसरे से बात करते हैं, और बच्चों में जैसा होता है, अगर किसी के पास कुछ ज़्यादा है तो वो दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा है, और ये कह के उसे थोड़ा चिढ़ाना या नीचा गिरा दिखाना चाहता है। सुंदर को यह सब बातें बताने पर भी सुंदर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे दृढ़ विश्वास है कि वह उन 4 पैसों में ही अपनी पसंद की सारी चीज़ें खरीद सकती है। और दूसरी बात यह कि उसकी माँ ने उसे समझाया है कि अपने पास जितना है उसी में संतोष करना चाहिए, और जिस इंसान के पास संतोष हो वह दुखी नहीं हो सकता। यहाँ हम देखते हैं कि सुंदर और साहब की माँ एक आदर्श माँ है, क्योंकि वह अपने बच्चों को संतोष करने का और लालच न करने की शिक्षा देती है, और उसका असर सुंदरिया पर दिखाई भी पड़ता है। सुंदरिया जब साहब से कहती है कि जब वह इतनी सारी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदेगा तो क्या उसे भी नहीं देगा, यह बात इतने करुण भाव से कहती है वो कि साहब को थोड़ा लज्जित होना पड़ता है। लज्जित होने का कारण है क्योंकि साहब सुंदर से बड़ा है। साहब की उम्र 11 और सुंदरिया की उम्र 7 वर्ष है। सुंदरिया से बड़ा होने के नाते सुंदर के मुंह से यह सब बातें सुनकर उसे केवल थोड़ा कष्ट पहुंचता है और अपनी गलती पर थोड़ा पछतावा भी होता है। अभी तक मैंने जो सुनाया वह कहानी का पहला भाग है, और पहले भाग में लेखिका को ये हम बताना चाहती है कि हमें संतोष करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। अधिक लालच हमें पाप की ओर ढकेलता है। सुंदरिया ने यह सब बातें अपनी माँ से सीख में ली थी, और आगे चलकर इसका प्रभाव भी उसकी ज़िंदगी में दिखेगा। कहानी के दूसरी भाग की शुरुआत इस प्रकार होती है कि साहब का बड़ा भाई, साहब और सुंदरिया का बड़ा भाई जिसका नाम श्री राम है, वह दिए की रोशनी में अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। तभी सुंदरिया और साहब उसके पास आते हैं। सुंदरिया ने जो 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था जो अपने बड़े भाई को दिखाने आती है। उसी वक्त साहब भी अपना खिलौना लेकर आता है जो कि उसने 5 आने में ख़रीदा था, और जो धातु की बनी है और जिसमें चाबी लगाने पर वो चलती भी है। और यह बात सुनकर, यह बात बताकर वह सुंदरिया को थोड़ा नीचा दिखाना चाहता था कि उसकी रेलगाड़ी चलती है और सुंदरिया की रेलगाड़ी जो मिट्टी की है वो नहीं चलती। श्री राम जो उन लोगों के बड़े भाई थे, वो साहब की लाई हुई गाड़ी की तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझाते हैं कि उसने मुफ्त में 5 आने विदेशी कारीगरों को दे दिया। साहब को यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसने तो यह खिलौना मोहल्ले के रामदीन बिसाती के यहाँ से ली थी। बिसाती यानी जो खिलौने बेचते हैं या सामान बेचते हैं। श्री राम उसे समझाते हैं कि उसने भले ही यह खिलौना मोहल्ले की दुकान से खरीदा, लेकिन उसे बनाया तो जर्मनी के कारीगरों ने। इस खिलौने के बिकने का जो मुनाफा हुआ उसका अधिकांश भाग जर्मनी के कारीगरों को जाएगा। और वे फिर समझाते हैं
कि उसने अपने देश में बनी हुई चीज़ें अगर खरीदी होती तो उसका मुनाफा देश में ही रह जाता। यही कारण है कि हमारे जो देश के कारीगर हैं वे बेचारे भूखों मर रहे हैं और हमारा लाभ उठाते हैं विदेशी कारीगर। वे साहब को समझाता है कि हम लोगों की यह मानसिकता बदलनी होगी। वे साहब को यह कहते हैं कि इस प्रकार हमारे इन सब चीज़ों पर खर्च किए हुए अधिकांश पैसे विदेश के कारीगरों को चले जाते हैं। कहानी के इस दूसरे भाग के माध्यम से लेखिका ने हमें यह शिक्षा देनी चाहिए कि हमें स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यह कहानी स्वदेशी आंदोलन के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। उस वक्त बड़े तो बड़े, बच्चे भी स्वदेशी आंदोलन से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया था। विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई थी। अंग्रेज़ी दवाइयों का भी बहिष्कार हुआ था। तो यहाँ पर लेखिका ने श्री राम के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन की बात कही है और यह सीख देनी चाहिए कि यदि हम अपने देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। श्री राम साहब को यह भी समझाते हैं कि यदि आगे चलकर वह स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दे तो वे उसे कोई उपहार देंगे। और श्री राम साहब को यह सब बातें समझाने में सफल भी होते हैं, क्योंकि यही साहब आगे चलकर शहर का नामी वकील बनता है और अपने खुद के पैसों से एक बड़ी दुकान खुलवाता है जिसका नाम होता है मातृ भंडार। मातृ भंडार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वहाँ जो भी चीज़ें मिलती थी उसमें से कोई भी चीज़ विदेशी नहीं थी, सारी स्वदेशी चीज़ें मिलती थी। और 11 वर्ष की उम्र में सुंदरी का भी विवाह एक ज़मींदार के पुत्र के साथ हो जाता है। वह भी स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होता है। यहाँ एक बात से आप सबको आश्चर्य हो रहा होगा कि सुंदरी का विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही क्यों कर दिया जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वक्त समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, इसलिए सुंदरी का विवाह भी जल्दी कर दिया जाता है। परंतु उस कम उम्र के होते हुए भी सुंदरी एक कुशल गृहिणी थी और अपने पति के कामों में भी हाथ बटाती थी। तो अंत में एक बार फिर से मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें क्या क्या मुख्य बातें बतानी चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने संतोष करने की सलाह दी है। अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहने को कहा है। और दूसरी बात, उन्होंने हमें स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी है और यह बताना चाहा है कि ऐसा करके हम अपना और अपने देश की आर्थिक उन्नति में योगदान देंगे। तो आज हम लोगों ने भाई बहन कहानी का सारांश पढ़ा और कवि परिचय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कहानी को रीड करेंगे।